नमस्कार, मैं हूं आचार्य विजय शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष ज्ञान केंद्र के ज्योतिष सीखो कार्यक्रम में। मित्रों, सीखने की श्रृंखला को एक और पद की तरफ आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रह और राशियों के तत्वों के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं ये संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड 5 तत्वों के ऊपर आधारित है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों के बिना इस सृष्टि पर जीना असंभव है। इसी प्रकार हर एक वस्तु जो इस सृष्टि पर स्थित है, चाहे जीव हो चाहे निर्जीव हो, हर स्थिति का कोई ना कोई तत्व अवश्य होता है, जिस तत्व के कारण हम उस स्थिति को, उस वस्तु को पहचानने में, उसके नेचर को पहचानने में हमें सहायता प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें, जो जल है कितना ही गर्म हो किंतु इसका तत्व जो होता है वो शीतल होता है, अर्थात ठंडा तत्व होता है। उसी जल को यदि बर्फ बनाकर फ्रिज में रख दिया जाए, बर्फ बना दिया जाए, तो उसी शीतल तत्व का जो जल है उसका तत्व गर्म हो जाता है। फ्रूट्स जितने भी हमारे जीवन में हैं, फल फ्रूट हैं, जितनी भी खाद्य सामग्रियां हैं, इन सभी के कुछ ना कुछ तत्व अवश्य होते हैं जिससे हमें उस तत्व के, उस वस्तु के नेचर को समझने में आसानी होती है। इसी प्रकार आज हम बात करेंगे नवग्रह और 12 राशियों के तत्वों के बारे में। इन तत्वों को जानना बहुत ही आवश्यक है यदि आप हर एक ग्रह का सही ढंग से उस ग्रह को समझना चाहते हैं, उस ग्रह को समझकर उसका फलादेश करना चाहते हैं, तो बड़ी ही आसानी से आप तत्वों के माध्यम से किसी भी ग्रह के स्वभाव को जान सकते हैं। यहां आप देख रहे हैं, मैंने सभी नवग्रह लिखे हैं, उनके तत्व लिखे हैं। यहां 12 राशियां हैं, उनके भी तत्व बने हुए हैं। इसे कैसे समझना है, आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आप देख पा रहे हैं सूर्य। सूर्य एक अग्नि कारक तत्व है, हमारे जीवन में ऊर्जा के कारक हैं और साथ साथ में इनका जो तत्व है वो अग्नि तत्व का है। इसे आप स्वयं भी देख सकते हैं। जिस प्रकार जैसे ही आकाश में सूर्य देव विद्यमान हो जाते हैं, अगर धूप में किसी वस्तु को रख दिया जाए या कोई व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए, उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर ज्वलनशीलता प्रारंभ हो जाती है, अर्थात उसे अनुभूति होती है कि मेरे अंदर अग्नि तत्व की विशेषता बढ़ रही है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यदि सूर्य का तत्व अधिक मात्रा में बना हुआ है, निसंकोच उस व्यक्ति के स्वभाव के अंदर आपको अग्नि तत्व अवश्य देखने को मिलेगा। वो व्यक्ति क्रोधित होगा, चिड़चिड़ा होगा, जिद्दी होगा। इस प्रकार के तत्वों को व्यक्ति के शरीर के अंदर उत्पत्ति का कारक, अग्नि कारक तत्व सूर्य देव है। इन्हें सबसे ऊपर रखा गया है क्योंकि ये राजा होते हैं नवग्रहों में। नवग्रहों के राजा होने के कारण प्रत्यक्ष देव है इस सृष्टि पर। हम रोजाना भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करते हैं और इनका जो तत्व है वो अग्नि तत्व होता है। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में इनकी प्रधानता अधिक होगी, उस व्यक्ति में ऊर्जा भी होगी, उस व्यक्ति के अंदर कार्य करने के अंदर दक्षता भी होगी, वो व्यक्ति में क्रोध भी अवश्य आपको देखने को मिलेगा। यही तत्व सूर्य को देखकर आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। सूर्य के पश्चात आप देख पा रहे हैं चंद्रमा। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, अपनी नोटबुक के अंदर जैसे जैसे मैं आपको समझाता जा रहा हूं, इसे नोट डाउन अवश्य करते जाइएगा, क्योंकि हमारे गुरुजनों ने कहा है पढ़ने से ज्यादा लिखना सर्वश्रेष्ठ होता है। जितना आप लिखते हैं, आधी चीजें तो आपको लिखते समय ही याद हो जाती है, और आपके पास यदि आपके नोट्स बने हुए हैं, उसे कभी भी खोलेंगे 1 सेकेंड में आपको वो चीजें रिमाइंड हो जाएगी। तो इसे जैसे जैसे मैं समझाता जा रहा हूं वैसे वैसे नोट डाउन करते चले जाइएगा। सूर्य के पश्चात आते हैं चंद्रमा। सूर्य हमारे जीवन में आत्मा के कारक हैं, इसलिए इन्हें सर्वप्रथम पद प्राप्त हुआ है। सूर्य के पश्चात उत्पन्न होती है चंद्रमा, जो कि मन के कारक हैं। मन, आत्मा पहले सर्वप्रथम उत्पन्न होती है, उसके पश्चात बनता है मन, और मन की स्थिति चंद्रमा के हाथ में बनी हुई होती है। और चंद्र हमारे जीवन में जल तत्व के कारक हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, इस सृष्टि पर जितना भी जल है, शीतलता है, कोमलता है, वो चंद्र के कारकत्व में आती है।
ऐसे में चंद्रमा जल तत्व के स्वामी होते हैं, जल तत्व के ग्रह होते हैं। जब भी आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यदि चंद्र का प्रभुत्व अधिक होगा, वो व्यक्ति बड़ा ही शीतल होगा, बड़े ही शांत मन का होगा, बड़ा ही प्रसन्न हृदय का होगा, कोमल चित्त उस व्यक्ति का देखने को मिलेगा। अगर इनकी प्रधानता अधिक है, बड़ी ही शोचनीय स्थितियों के चलते अपने आप को किसी भी व्यक्ति के सामने रिप्रेजेंट बहुत ही अच्छे ढंग से करता है, नेगेटिविटी उस व्यक्ति को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाती। तो वहीं दूसरी तरफ अगर चंद्रमा का तत्व किसी व्यक्ति की कुंडली में गड़बड़ाया हुआ है, नहीं बना हुआ है, तो आप देखेंगे वो व्यक्ति दिल का बड़ा कमजोर होता है, डिसीजन मेकिंग पावर उसके बड़े कमजोर होते हैं, नेगेटिव थॉट उस व्यक्ति के साथ बहुत जल्दी से इफेक्ट कर जाती है, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। इस प्रकार की स्थिति चंद्रमा से व्यक्ति के जीवन में आती है। ऐसे में चंद्रमा जल तत्व के कारक ग्रह माने जाते हैं। सूर्य चंद्र के पश्चात आप देख रहे हैं मंगल, ये हमारी आत्मा हुई। सर्वप्रथम आत्मा का वास व्यक्ति के लिए उत्पत्त होता है, उसके पश्चात में बनता है मन, और चंद्रमा हमारे शरीर के कारक हैं। तो फिर ये आत्मा और मन शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, तब बनता है एक पर्टिकुलर पूरा शरीर का स्ट्रक्चर। मंगल हमारे जीवन में ऊर्जा के कारक है, मंगल साहस के कारक है, मंगल परोपकार के कारक है, मंगल पराक्रम के कारक हैं। और पराक्रम स्थिति के चलते, क्रोध के चलते अग्नि तत्व की स्थिति मंगल देव के हाथ में आती है। मंगल देव का तत्व जिस भी व्यक्ति के शरीर में अधिक मात्रा में होगा, उसमें भी आपको क्रोध अवश्य देखने को मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। मंगल के पश्चात आप देख पा रहे हैं बुध, और बुध पृथ्वी तत्व के ग्रह हैं। यहां आपने देखा ये आत्मा बनी, सर्वप्रथम आत्मा बनी, उसके पश्चात मन बना, और मन और आत्मा ने कहां प्रवेश किया, तो शरीर में, और उसके पश्चात क्या बनता है, तो बुद्धि। बुद्ध बुद्धि के कारक है और पृथ्वी तत्व के कारक है। इस सृष्टि के ऊपर जितनी भी ग्रीनरी बनी हुई है, जितना भी व्यक्तियों के अंदर बुद्धि होती है, चातुर्यता होता है, ज्ञान होता है, विवेक होता है, इन सभी का प्रतिनिधित्व बुद्ध देव के हाथ में होता है। और ऐसे में ये पृथ्वी तत्व के ग्रह होते हैं। इस सृष्टि पर जितनी ग्रीनरी बनी हुई है, इस कारण भी ये पृथ्वी तत्व के ग्रह हैं। और एक और महत्वता स्थिति यहाँ पर ऋषियों ने बताई है कि जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि की मात्रा परिपूर्ण होती है, वो सदैव जमीन से जुड़ा हुआ होता है। कभी भी ऊंचाइयों पर किसी ने कुछ तारीफ कर दी और आसमान पर चढ़ने लगे, ऐसा व्यक्ति कभी भी आपको, जिस व्यक्ति की कुंडली में बुद्ध का तत्व विशेष रूप से बना हुआ होगा, उस व्यक्ति को स्वयं को भली भांति पता होता है क्या मेरे अंदर विशेषता है, क्या मेरे अंदर कमियां हैं। किसी की बातों में बहुत जल्द ना आकर स्वयं के विवेक से काम करने वाला होता है। चाहे जितना धन अर्जित कर ले, किंतु सदैव पृथ्वी से जुड़ा हुआ होता है। इसी कारण बुद्ध का तत्व पृथ्वी तत्व होता है। बुद्ध के पश्चात आप देख पा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति को। देवगुरु बृहस्पति का आकाश तत्व बना हुआ है। अब आप यहां सोच रहे होंगे, देवगुरु बृहस्पति जो नवग्रहों के भी गुरु होते हैं, उनको बुद्ध के पश्चात भी पद क्यों प्राप्त हुआ है? तो यहां समझिएगा, ये हमारी आत्मा है, ये हमारा मन है, ये हमारा शरीर है, और ये हमारी बुद्धि है। और जब इनकी परिपूर्णता बन जाती है तो उत्पत्त होता है ज्ञान। और ज्ञान जिस व्यक्ति के पास होता है, उसे अपनी कर्म दक्षता के दम पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होना, आधारित होने की आवश्यकता नहीं होती। वो व्यक्ति स्वयं की कर्म दक्षता, स्वयं के विवेक, स्वयं के ज्ञान की दक्षता के दम पर आकाश की ऊंचाइयों को छूने की दक्षता अपने अंदर उत्पन्न कर लेता है। और इसी कारण बुद्धि के पश्चात भी ज्ञान की स्थिति प्रकट हुई है, क्योंकि बुद्धि के बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान के बिना बुद्धि अधूरी है। जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है, उसी व्यक्ति के पास ज्ञान होगा। जिस व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं है, उस व्यक्ति के साथ ज्ञान कभी भी नहीं बन सकता। इसे समझना बहुत आवश्यक स्थिति है। और ऐसे में अपनी कर्म दक्षता के दम पर व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दक्षता जो होती है, वो देवगुरु बृहस्पति के हाथ में बनी हुई है। और इसी कारण इन्हें आकाश तत्व का ग्रह माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति के पश्चात मित्रों बात करें, आप देख पा रहे हैं शुक्र देव।
शुक्र देव भी जल तत्व के ग्रह हैं। जल तत्व के क्यों हैं, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने आपको बताया था शुक्र देव हमारे जीवन में लग्जरियस के कारक हैं। जितने भी भौतिक सुख हमारे जीवन में बने हुए हैं, भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा, जमीन, जायदाद, समस्त प्रकार की लग्जरी के कारक हैं शुक्र देव। और जिस व्यक्ति की कुंडली में इनका प्रभुत्व अधिक मात्रा में होता है वो बड़ा ही मस्त मुजी रहने वाला होता है। समस्त प्रकार के भौतिक सुखों को गेन कर कर अपने जीवन को आनंदमयी रूप से व्यतीत करता है। और इसी कारण इनको जल तत्व की स्थिति प्राप्त हुई है कि ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, वो बहुत ही आनंदमयी जीवन अपना जीता है। जिस प्रकार जल की लहरें जो चलती है समुद्र में, नदियों में, तालाबों में, शीतलता के साथ चलती रहती है, उसी प्रकार उस व्यक्ति का भी, जो व्यक्ति का जन्म और व्यक्ति का जीवन शीतलता की तरफ आगे बढ़ता रहता है। और इसी कारण इनको जल तत्व का ग्रह माना गया है। यहां आप देख रहे हैं शनि, राहु और केतु, ये वायु तत्व के ग्रह हैं। क्यों हैं, इसे समझिएगा। मैंने आपको बताया था जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, जितने भी सडन ऑफ बेनिफिट्स की कंडीशन बनती है, ये सभी स्थितियां शनि, राहु और केतु के कारकत्व में आती है। किसी व्यक्ति को जुए, सट्टे, लॉटरी से, गलत कार्यों से बर्बाद करना या फिर आबाद कर कर जमीन से आसमान तक ले जाना, इन सभी स्थितियों का कारकत्व शनि, राहु और केतु के साथ बना हुआ है। ऐसे में आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, जो कोई व्यक्ति जमीन से एकदम से जुआ, सट्टा, लॉटरी, किसी भी प्रकार का सडन ऑफ बेनिफिट्स गेन कर लेता है, वो आकाश से बात करने लगता है, वो वायु में, हवा में उड़ने लगता है। इस प्रकार की गतिविधियां आपने भी कभी ना कभी जीवन में अवश्य देखी होगी। कोई व्यक्ति जिसके पास 5-10 हजार रुपए भी नहीं है और उसके पास बहुत अधिक मात्रा के अंदर पैसे आ जाएं, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। और बहुत से बार आपने कहावत भी सुनी होगी कि भैया जब से इसके पास पैसा आया है ये तो हवा में उड़ने लगा है, इसको गलतफहमी हो चुकी है। तो उस गलतफहमी का शिकार और हवा में उड़ने वाली जो स्थितियां होती है वो शनि, राहु और केतु व्यक्ति को प्रदान करते हैं। और इसी कारण इन्हें वायु तत्व का ग्रह माना गया। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु जिस प्रकार नवग्रहों के तत्व होते हैं, उस प्रकार राशियों के भी अपने तत्व बने हुए हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, अमुक व्यक्ति मेष राशि का व्यक्ति है इसलिए इसको क्रोध जल्दी से आ जाता है। अमुक व्यक्ति कर्क राशि का व्यक्ति है इसलिए ये बड़ा सौम्य व्यक्ति है, इसको क्रोध नहीं आता। अमुक व्यक्ति कन्या राशि और मिथुन राशि का व्यक्ति है इसलिए ये बुद्धिमान है, इसके अंदर चातुर्यता बनी हुई है। अमुक व्यक्ति धनु राशि या मीन राशि का व्यक्ति है इसलिए ज्ञान की मात्रा इस व्यक्ति के अंदर परिपूर्ण बनी हुई है। अमुक व्यक्ति तुला राशि का व्यक्ति है इसलिए ये मस्त मोजी व्यक्ति है। ऐसी कई बार आपने बातें सुनी होगी या कही होगी। अगर नहीं भी कही हुई है या सुनी हुई है तो भी आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। किस राशि का कौन सा तत्व है उसे यदि आपने अच्छे से समझा, आपको किसी भी व्यक्ति की राशि देखने के पश्चात भी उस व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ पता अवश्य लग जाएगा। यहां आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा है 1, 5 और 9। अगर जैसा मैंने आपको बताया था नव ग्रहों को आपको याद करना है और 12 राशियों को याद करना है। इसे याद करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका नंबर से राशियों को याद कर लीजिए। 1 अर्थात मेष राशि, 2 अर्थात वृष राशि, 3 अर्थात मिथुन राशि, 4 अर्थात कर्क राशि। इस प्रकार 12 राशियों को अपने उंगलियों पर याद कर लीजिए, आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। मैं जब भी बात करूंगा कि 9 नंबर की राशि, तो आपको पता होना चाहिए 9 नंबर की राशि धनु राशि होती है, 7 नंबर की राशि तुला राशि होती है, 12 नंबर की राशि मीन राशि होती है। इसे नंबर से याद कर लेंगे, बड़े अच्छे से आपको समझ आएगा। यहां आप देख पा रहे हैं 1, 5 और 9। 1 अर्थात मेष राशि, 5 अर्थात सिंह राशि और 9 अर्थात धनु राशि। ये अग्नि तत्व की राशियां होती है। तो इसे 1, 5 और 9 भी लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ में नीचे लिख लीजिए, अभी आप लर्निंग प्रोसेस के अंदर बने हुए हैं, 1, 5 और 9 भी लिख लें और साथ साथ में इसी के साथ में 1 के नीचे मेष लिख लें, 5 के नीचे सिंह लिख लें और 9 के नीचे धनु लिख लें।
और 1 5 9 अग्नि तत्व की राशि है। इसे इस प्रकार से याद कर लेंगे, बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। 2 6 और 10, 2 अर्थात वृष राशि, 6 अर्थात कन्या राशि और 10 अर्थात मकर राशि। 2 6 और 10 ये पृथ्वी तत्व की राशियां होती है। 3 अर्थात मिथुन राशि, 7 अर्थात तुला राशि और 11 अर्थात कुंभ राशि ये वायु तत्व की राशियां होती है। 4 अर्थात कर्क राशि, 8 अर्थात वृश्चिक राशि और 12 अर्थात मीन राशि ये जल तत्व की राशियां होती है। इसको इस प्रकार से देख लीजिएगा, नंबरिंग से भी इसको याद कर लीजिए और कौन सी राशि किस तत्व की होती है इसे एक बार हल्का सा याद कर लेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। यहां एक चार्ट और बनाकर मैंने आपको दिया है। आज के समय में भी जहां हमारा भारत बहुत तेजी से उन्नति कर रहा है, उस समय में भी बहुत से लोगों का ये प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि हमारे जब गर्भ स्थिति होगी, संतान प्राप्ति का योग बनेगा तो पुत्र प्राप्ति होगी या कन्या प्राप्ति। इसे कैसे चेक करते हैं उसे मैं समझाने का प्रयास करता हूं। सूर्य, मंगल और गुरु ये पुत्र कारक ग्रह होते हैं। इसे अभी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे जैसे आप आगे के लेसन पढ़ेंगे आपको पता पड़ेगा किस प्रकार के योगों से इन्हें चेक किया जाता है। सूर्य, मंगल, गुरु पुत्र कारक होते हैं। चंद्र और शुक्र पुत्री कारक होते हैं। शनि, बुध, राहु और केतु ये पुत्री कारक होते हैं। यहां आपने देखा राहु पुत्री कारक ग्रहों में आते हैं, किंतु गुरु के साथ यदि राहु विराजमान हो जाए, किसी भी व्यक्ति की कुंडली जब आप चेक कर रहे हैं या अपनी ही कुंडली चेक कर रहे हैं और गुरु के साथ राहु विराजमान है, तो यहां पर राहु पुत्र कारक बन जाता है। इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा, समझ लीजिएगा। अभी हमारा सिर्फ तीसरा या चौथा लेसन चल रहा है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आप एकाग्र चित्तता के साथ मेरे साथ बने रहिए। मैंने आपसे वादा किया है आपको ज्योतिष के अंदर मास्टर बनाकर ही छोड़ूंगा। इससे पहले किसी स्थिति में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं आने दूंगा। जितने सहज और सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। आप इसी तरह संलग्नता के साथ मेरे साथ बने रहिए। तो आज आपने जाना ग्रहों के तत्वों के बारे में, राशियों के तत्वों के बारे में और कौन से ग्रह पुत्र कारक होते हैं, कौन से ग्रह स्त्री कारक होते हैं। मित्रों, एकाग्र चित्तता के साथ मेरे साथ बने रहिए। मैंने आपसे वादा किया है, अभी हमने 2-3 लेसन ही प्रारंभ किए हैं, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैंने आपसे वादा किया है आपको एस्ट्रोलॉजी में मास्टर बनाऊंगा। ये वादा मैं अपनी तरफ से पूर्ण अवश्य करूंगा। आपसे सिर्फ यही निवेदन है, एकाग्र चित्तता के साथ जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं वैसे उसे फॉलो करते जाइए। आपको एस्ट्रोलॉजी में मास्टर बनने से कोई भी व्यक्ति नहीं रोक पाएगा। कल फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। जाने से पहले फिर से एक बार आपको बता दूं, 10 मिनट सुबह के समय में आप समय दीजिए, 10 मिनट रात्रि काल में सोते समय इस अभ्यास का सत्र को समय दीजिए और अगला लेसन प्रारंभ करने से पहले पिछले लेसन को 2 मिनट रिवीजन अवश्य कीजिए। फिर आप देखिएगा बड़ी ही आसानी से हर स्थिति आपके सामने समझ आने लगेगी, क्योंकि ये सारे सूत्र एक के साथ एक कड़ी जुड़ी हुई है। अगर आपने पीछे के लेसन छोड़े आगे में आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप पीछे के लेसन को साथ में लेकर चलेंगे 100% हर स्थिति आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। कल फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।